तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि अपना ड्रॉप ईयर कैसे स्टार्ट करें, इस पे मैं क्या सजेशन दे सकता हूँ, स्पेशली फ्रॉम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। वो हम डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स। ड्रॉप ईयर शुरू करने से पहले किन बातों को आपको जानना चाहिए रिलेटेड टू कोचिंग कोर्स वगैरह वगैरह, एंड क्या ऑर्डर फॉलो होना चाहिए मैथमेटिक्स में। अगेन ये मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा, मैं आपको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूँगा जितना पॉसिबल हो सके बिना वीडियो को ज़्यादा लंबा किए हुए। एंड फाइनली कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप कह सकते हो। तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम सत्या है, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं या इंट्रोडक्शन है। अगर आप नहीं जानते तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पे, जो कि है कि एक ड्रॉपर्स बैच को ज्वाइन करने से पहले आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहला पार्ट ये है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व। ठीक है, ये जो इंडस्ट्री है इस पर बहुत पैसा लगा रहता है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे प्रोमिसेस आपको करे जाएंगे। ठीक है, आपको हो या आपके पेरेंट्स हो, बेसिकली जो भी फैमिली में डिसीजन मेकर है, जिस पे भी डिसीजन लाई करता है, जो भी फैसला करने वाले हैं, उनके ऊपर काफ़ी सारे मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज़ किए जाएंगे। तो सबसे पहला जो है, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, दैट इज़ ज़ीरो टू हीरो। ये चीज़ आपको ज़रूर बेचा जाएगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा 2 सालों में, कोई बात नहीं, हम आपको बिल्कुल सरफेस लेवल से पढ़ाएंगे। द थिंग इज़ कि ऐसा ड्रॉपर्स कोर्स में होता नहीं है। बहुत ही रेयरली अगर हो जाए तो मुझे नहीं पता, बट इट्स वेरी अनलाइकली कि ऐसा होता है। आप कोई भी ड्रॉपर्स बैच के टीचर से मिलेंगे, वो पहले 1-2 लेक्चर्स जो कि डेमो लेक्चर्स होते हैं जनरली, उसमें ये बातें नहीं करते, बट थोड़े टाइम बाद आप ये नोटिस करेंगे कि वो मेंशन करते हैं कि ये तो आपने देखा होगा। तो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपको ज़ीरो से हीरो वाला जो चीज़ बेचा जाएगा वो एक्चुअली होगा। ठीक है, थोड़ा सा अज्यूम किया जाएगा कि आपको आता है, जो कि फेयर भी है। मैं नहीं बोल रहा कि इसमें टीचर्स का फॉल्ट है या नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, ऐसा नेचुरल है ये चीज़। ठीक है, तो इस मार्केटिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। और भी बहुत सारी मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं, उस पर कभी और बात करेंगे। देन ड्रॉपर्स कोर्स जो होता है, सिंस देखिए सिंपल सी बात है, आपको 2 साल का कोर्स 1 साल में ख़त्म करना है, तो जाहिर सी बात है ये उस पेस पे नहीं चल सकता, उस स्पीड पे नहीं चल सकता जिस स्पीड पे आपके नॉर्मल कोर्सेज चलते हैं। अगर आपने पहले से कोचिंग ले रखी है 1 साल या 2 साल, तो आपको एक स्पीड की आदत है। अब आपको उस स्पीड से हटना पड़ेगा। और कुछ केसेस में वो जो टाइम लिमिट होता है क्लास का, है ना, कि लाइक 1 घंटे की क्लास होती थी या 1.5 घंटे की क्लास होती थी, हो सकता है 3-3 घंटे की क्लास भी ली जाए। ठीक है, तो उस माइंडसेट से आपको निकलना पड़ेगा। ये बात भी आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। तीसरा है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको किसी भी तरीके का बैकलॉग हो जाए। ठीक है, फालतू के रीजंस के चक्कर में अगर आपका बैकलॉग होता है तो ड्रॉप ईयर, सिंस ये बहुत फास्ट पेस्ड है, जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 2 में लिख भी रखा है, अगर एक बार बैकलॉग हुआ तो बहुत अनलाइकली चांस है कि आप वापस रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, मैं नहीं बोलता कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल शब्द का यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, नामुमकिन नहीं है, पर बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला, बहुत कठिन होने वाला। ठीक है, अब इसके बाद मैं मैथमेटिक्स कोर्स पे बात कर लेता हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, रिसोर्स की बात तो मैं नहीं करूँगा। रिसोर्स क्या है कि आप कोई भी एक अच्छा रिसोर्स पिक करेंगे जो कि वेल नोन है मार्केट में, वो टेस्टेड मटेरियल है। ठीक है, उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो चुकी होगी पहले भी। तो अगर आप वैसा कोई भी फेमस कोर्स कह रहा हूँ मैं, कोर्स भी हो गया इन दैट मैटर, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो बुक्स या मटेरियल परचेज करते हैं, तो मोस्ट लाइकली वो अच्छा ही होगा, जितने भी आप रीडिंग नेम्स जानते हैं। ठीक है, अगर कुछ नया कर रहे हैं तो देख लीजिएगा किसी ने अगर पहले कभी यूज़ किया हो और आपको अच्छा एक फर्स्ट हैंड रिव्यू मिल जाए। खैर, तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, किस ऑर्डर में टॉपिक्स करने चाहिए, तो यहाँ पे जो आप पहले 4 पॉइंट्स देख रहे हैं, जिसमें एक्चुअली 5 चैप्टर्स के आसपास होंगे, कुछ कोचिंग के हिसाब से 6 चैप्टर्स भी हो सकते हैं, रिलेशन फंक्शन को अलग अलग कर देते हैं, बट मैंने जो ये पहले जो 4 चीज़ें लिखी है, सेट थियोरी की बात हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड ट्रिग्नोमेट्री है, ये बेसिक्स है मैथमेटिक्स। ठीक है, एंड सिंस ये बेसिक्स है मैथमेटिक्स के, तो आपको इस पे अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए और इन्हें पहले करना चाहिए। अगेन यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, जब आप 11th और 12th में थे तो NCERT का फॉर्मेट फॉलो किया जाता है कुछ कोचिंग्स में। तो वो क्या करते हैं कि रिलेशंस एंड फंक्शंस 11th में भी पढ़ाते हैं, 12th में भी पढ़ाते हैं,
11th में उतना हैवी नहीं पढ़ाते, 12th में आके वो टाइप्स वगैरह पढ़ाना शुरू करते हैं, जो कि मेजर पार्ट है, वही इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट है। तो सिंस आप ड्रॉप ईयर में हैं, आपके ऊपर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको रिलेशन एंड फंक्शन जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको दोनों पार्ट पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद मेजरली अगेन यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा बहुत स्विच कर सकते हैं, जैसे अगर आप चाहें तो रिलेशन एंड फंक्शन को आप ट्रिग्नोमेट्री के बाद भी ले जा सकते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, बीच बीच में क्या होगा, जैसे आपने सेट थ्योरी के बाद रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा, अब आप अगर तुरंत जेई के क्वेश्चन करने जाओगे तो हो सकता है आपसे नहीं बने, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ पे ऐसा हो सकता है, वेरी हाई चांसेस हैं इसके, स्पेशली जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास और कोई रिसोर्स मोर और लेस नहीं है, आप ज़्यादा पूछ नहीं पाएंगे किसी से, तो उस चीज़ पे घबराना नहीं है। आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने करके चलना है, और एक मटेरियल या मॉड्यूल जो है उसको एटलीस्ट 2 बार तो करना ही होता है। एक बार जब आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करते जा रहे हैं, और एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद करना होता है, ताकि आप वो क्वेश्चन अटेंड करें जो आपने नहीं किए। खैर, तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रखा है यहाँ पे। इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। जो आप ट्रिग्नोमेट्री में कर रहे थे उसका एक सेंस में आप उल्टा करने की कोशिश करते हैं, और आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रखा होता है तो आपको इन्वर्स फंक्शन भी मालूम है, और इन्वर्स फंक्शन के कंडीशंस भी मालूम है ना, कि 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, इन सिंपल टर्म्स बाइजेक्शन होना चाहिए। तो इस वजह से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पे रख रहा हूँ। अगेन ये 12th का पार्ट है, तो कुछ लोग बाद में पढ़ना पसंद करते हैं, बट मैं पर्सनली यहाँ पे रखना प्रेफर करूँगा। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। इसमें एनसीईआरटी में मैट्रिसेस पहले पढ़ाया जाता है और डिटर्मिनेंट्स बाद में पढ़ाया जाता है, बट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिटर्मिनेंट्स पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स के कई सारे एप्लीकेशंस मैट्रिसेस में यूज हो जाते हैं। जैसे कि एक बहुत फेमस फॉर्मूला है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का, जिसमें एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट का यूज किया जाता है ना। तो डिटर्मिनेंट अगर आपने पहले से पढ़ा होगा, आपको प्रॉपर्टीज वगैरह की जानकारी होगी, तो मैट्रिसेस में आपको आसानी होगी। इन्हें मैं अलग कलर में इसलिए भी मैंने यहाँ पे अलग कलर से इसलिए मार्क किया है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, इनका पुराने चैप्टर से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इनसे शुरू भी कर सकते हैं। जो बेसिक कभी कभी आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ पड़ जाए, तो उतना तो अज्यूम किया जा सकता है सेफली कि आपको पता होगा। नहीं है तो फिर तो ये ऑर्डर फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं स्ट्रेट लाइन्स एंड कोनिक सेक्शंस पे। ये जो पार्ट है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, और कोनिक सेक्शंस इसमें हैवियर पार्ट है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टिल स्ट्रेट लाइन्स है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन्स के आइडियाज़ ही आगे चल के कहीं ना कहीं कोनिक सेक्शंस में भी अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कोनिक सेक्शंस में अगेन 4 चैप्टर्स है जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। इसे इसी ऑर्डर में कीजिएगा। इनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराबोला होता है, इवन सर्कल्स भी होता है फॉर दैट मैटर। तो अगर आपको टाइम बचाना हो तो आप एलिप्स एंड हाइपरबोला को थोड़े टाइम के लिए स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा, रेकमेंड नहीं करूँगा, पर अगर आप टाइम का क्रंच है तो एटलीस्ट पैराबोला तो होना ही चाहिए किसी भी हालत में। नेक्स्ट हम बात करते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की। ये भी एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, एंड इसको करने के बाद आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ सकते हैं। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एडवांस्ड काउंटिंग होता है, काउंटिंग करते हैं आप चीज़ों का, हाउ मेनी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो इसलिए ये बहुत ही लॉजिकल है, और ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो आप चाहें तो शुरू भी कर सकते हैं इससे, पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा शुरू करना। थोड़ा मोमेंटम बिल्ड कीजिए, उसके बाद पढ़िएगा, क्योंकि ये आसानी से समझ में आता नहीं है पहली बार में, तो एटलीस्ट नहीं आता है। अगर आपने 11th-12th में अच्छे से पढ़ा हो तो ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। देन मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैंने कोनिक सेक्शन के नीचे इसलिए रखा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक हिस्सा होता है जहाँ पे आप लोकस ट्रेस कर रहे होते हैं। तो उसे अगर आप समझना चाह रहे हैं, तो अगर आपको कोनिक सेक्शन पहले से आता होगा तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा मैटर, इस वजह से इसे पीछे रखा गया है। अदरवाइज इसे आगे भी रखा जा सकता था। तो मत सो, कुछ किताबों में तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तुरंत बाद भी आता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से ही डेवलप हुए। अब यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा कुछ लोगों को ये कंट्रोवर्शियल फील हो। इंटीग्रल कैलकुलस को पहले रखा है एंड देन डिफरेंशियल कैलकुलस को रखा है। इंटीग्रल कैलकुलस में अगेन मैं इनडेफिनेट, डेफिनेट और एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहा हूँ। एरिया अंडर द कर्व को एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल भी बोला जाता है। अब इसके पीछे का कारण मैं समझा देता हूँ आपको कि मैंने इंटीग्रल को पहले क्यों रखा है। इंटीग्रल का
जनरली बोल रहा हूँ मैं, इंटीग्रल का वेटेज ज़्यादा रहता है। हालांकि इस साल हमने देखा कि वेटेज वगैरह का ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई फिक्स्ड नहीं है, बट स्टिल जनरली ये देखा गया है। और इनडेफिनिट में लोगों को दिक्कत भी होती है थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज बहुत हैवी हो जाते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री जैसा होता है नेचर में। और फिर ये अगर आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए तो डेफिनेट और एरिया अंडर में दिक्कत होती है, एंड देन आगे चल के वो डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी दिक्कत आती है। तो इस वजह से इसको पहले करना मैं प्रेफर करूँगा। और कुछ लोगों का कहना हो सकता है कि इंटीग्रल कैलकुलस तो डिफरेंशियल के बाद पढ़ाते हैं ना, तो डिफरेंशियल आपको आनी चाहिए। अगेन मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपको बेसिक डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा, कुछ नहीं तो आप फिजिक्स में तो पढ़ ही रहे होगे, तो उतना भी अगर आपको आता होगा तो आप इंटीग्रल के साथ शुरू तो कर ही सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। मे भी कुछ प्रूफ वगैरह ना समझ में आए, उस पर अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ठीक है। देन डिफरेंशियल कैलकुलस है, अगेन इसमें लिमिट कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही, तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी आप एक चैप्टर मान सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी आप एक चैप्टर मान सकते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डिफरेंशिएशन के मेथड्स जो होते हैं, एंड देन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स तो है ही। अब इसके बाद आगे चलें तो वेक्टर अलजेब्रा एक और मैं इंडिपेंडेंट में देखूंगा, और 3D अगर आप वेक्टर की बात पढ़े तो आसान है। इन दोनों का वेटेज काफ़ी ठीक ठाक रहा है पहले, और इन्हें डेफिनेटली मिस मत कीजिएगा, इंडिपेंडेंट है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, इन्हें पढ़ने में ज़्यादा परेशानी होती नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशंस इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड है, एंड ऑफ कोर्स इंटीग्रल कैलकुलस के ही मेथड्स आप यूज़ करते हो वो पढ़ने में, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रोबेबिलिटी PNC से लिंक हो जाता है कभी कभी, इस वजह से मैं इसे इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में नहीं रख सकता। स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इंडिपेंडेंट है, काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड है, कभी कभी समझने में दिक्कत भी हो जाती है इसे, हालांकि टाइम दिया जाए तो बिल्कुल किया जा सकता है। इस पे थोड़े लेंदी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो वो एक बात ध्यान में रखने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं, ये कुछ फ्री के एडवाइस है। फ्री के एडवाइस होता है ना, मतलब आपको कंसिडर करना है करिए, नहीं तो नहीं है, वैसा वाली बात है। पहला जो एडवाइस है वो ये दे रहा हूँ मैं कि आप ड्रॉपर हैं, आपके पास टाइम कम है, जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला था वीडियो में कि आपको 2 साल का कोर्स 1 साल में कंप्लीट करना है। तो आप इस सिचुएशन में आप डीप नॉलेज के बारे में ना सोचें तो अच्छा रहेगा। अगेन मैं ये मैथमेटिक्स पढ़ने वालों को तो सजेस्ट नहीं करता हूँ, हमारे लिए प्रूफ वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो मैथमेटिक्स को बहुत सीरियसली लेते हैं, लेकिन आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डेप्थ से बचना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ के डेप्थ पे जाते गए तो जाते ही चले जाएंगे, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से अवॉइड कीजिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका 11th खराब है, यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, जो 11th बर्बाद है, गैंग से आते हैं वो लोग तो डेफिनेटली अवॉइड करें, बट इन जनरल ड्रॉपर्स को अवॉइड करना चाहिए, उनके पास उतना टाइम नहीं है जितना 11th वालों के पास होता है और 12th वालों के पास होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि आपको जनरली लोग बोलते हैं कि आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए, बट मेरी राय माने तो क्वालिटी से ज़्यादा आपको क्वांटिटी देखना पड़ेगा। इनफैक्ट मेंस लेवल की क्वांटिटी तो देखनी ही पड़ेगी। अब क्वांटिटी का रीज़न क्या है? क्वांटिटी का रीज़न है कि इंसान रिपीटेशन से काफ़ी सीखता है, ठीक है। जैसे मंकी सी मंकी डू वाला हिसाब होता है, तो इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स करने चाहिए, जितने टाइप्स आप एक्सप्लोर कर पाएँ उतना अच्छा। बट एटलीस्ट अगर एक स्टैंडर्ड सवाल आता है तो आप उसे तो मिस नहीं करेंगे किसी भी हालत में, तो पहले उतना पार्ट सिक्योर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ठीक है स्टैंडर्ड मैंने सारे कर लिए हैं, अब मेरे को थोड़ा सा हायर एंड जाना है, तो फिर आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कीजिए अगर टाइम अलाउ करता है तो। अदरवाइज मेंस लेवल के हाई क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस कीजिए। अब कुछ लोगों का कहना हो सकता है शुरू से एडवांस की तैयारी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे थियोरी में ज़्यादा फर्क नहीं होता, अगर आप किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर से पढ़ रहे हैं तो वो मेंस और एडवांस को साथ ही लेके चलते हैं, ऐसा कुछ अलग अलग नहीं होता कि ये एडवांस का थ्योरी है ये मेंस का थ्योरी है। हाँ, कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं जो मेंस में स्पेसिफिक है, एडवांस में नहीं आते हैं, वो अलग बात है, बट जनरली साथ में ही पढ़ाया जाता है। तो आपको एडवांस के क्वेश्चंस करने के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा। ड्रॉप ईयर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है सिलेबस कंप्लीट करना, और आपका सिलेबस किसी भी हालत में कंप्लीट होना चाहिए। कई लोगों का वही नहीं होता, पहला स्टेज 1 ही नहीं कंप्लीट होता। फिर आप एडवांस के लिए बाद में सोचिए, अगर आपने जनवरी अटेम्प्ट क्लियर कर दिया, जो कि आपको टारगेट भी करना चाहिए,
अगर वो आपने क्लियर कर दिया आपको बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है। इनफैक्ट आप ड्रॉप ईयर में है तो आपको स्कूल नहीं जाना है और होपफुली आपके 75% क्राइटेरिया भी आपने मैनेज कर रखा है, तो उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस वजह से वो कोई इशू नहीं होगा। आपको जनवरी अटैम्प्ट से पहले सिलेबस भी कंप्लीट करना है एंड देन उसके बाद आपको क्लियर करना है, सो दैट आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप एडवांस लेवल के सवाल या एडवांस के ही सवाल करना शुरू करें। तीसरा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरे ख्याल से, कई लोग है ना बेस्ट मटेरियल, बेस्ट चीज़ें ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। ऐसा है, यही मैंने शुरू में भी बोला था, आप बेस्ट के चक्कर में मत पड़िए। आपने ऑनलाइन आजकल ज़्यादातर चीज़ें कोर्सेस मिल जाते हैं, ठीक है। आप एक बुक को देखिए जो भी आपको लग रहा है कि हाँ इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, या आप बुक स्टोर में भी जाके देख सकते हैं। आप देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ इसका लैंग्वेज, एक आध पेज देख लीजिएगा, आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप वो बुक फॉलो कीजिए एज लॉन्ग एज वो एक नोन बुक है। आप 50 तरीके के मटेरियल ढूंढेंगे तो मटेरियल में ही उलझे रह जाएंगे कि पहले ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। वैसे नहीं होता है, ठीक है, वो मत कीजिए। चौथा वाला पार्ट जो है वो मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैंने लिखा 50% चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्या इसका मतलब है 50% ही करना है? नहीं, आपको करने सारे ही चैप्टर हैं, वही मैंने बोला था, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। बट 50% ऐसा है कि यहाँ से सवाल आया तो वो कहीं नहीं जा रहा, वो तो मेरे को करना ही है, ठीक है। वो उसमें फंसने का चांस कम रहना चाहिए, वो एटलीस्ट आधे चैप्टर्स तो उतने होने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेलेवेंट टॉपिक्स पढ़ें, ठीक है। पहले मेंस क्लियर करने के बारे में सोचें, रेलेवेंट टॉपिक्स पढ़ें एंड ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए आप एक मटेरियल जब आपने फिक्स कर दिया तो उसे कंप्लीट करने के बारे में सोचें, रैदर देन कि अच्छा वो फलाना इंसान तो फलाना मटेरियल कर रहा है, वो वाली बात नहीं करनी है। अदरवाइज आप उसी चीज़ में उलझे रह जाएंगे। इट्स अ विशियस साइकिल एक्चुअली, तो वो आपको नहीं करना है। एक ही मटेरियल को कीजिए, मैं सजेस्ट करूंगा पॉसिबल है तो 2 बार कंप्लीट कीजिएगा। एक होगा जब आप पढ़ रहे होंगे टॉपिक को और आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होगा, उस टाइम पे आपको एटलीस्ट वो क्वेश्चंस करने जो आपसे बन जा रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं उनको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट अगर आपने लगा दिया किसी प्रॉब्लम में तो उससे ज़्यादा लगाना भी नहीं होता आपको, उधर भी नहीं मिलेगा एग्जाम में आपको, ठीक है। तो अगर नहीं होता है तो ठीक है, छोड़िए। हो सकता है अगर आप सोल्यूशन देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोशिश कीजिए कि ठीक है नहीं हुआ मार्क कीजिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। किसी टीचर को जानते हैं, पूछ सकते हैं तो बिल्कुल, ठीक है। अदरवाइज सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद देख लीजिएगा। हो सकता है कि आगे का कोई चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो जो आपने अभी नहीं पढ़ा है, तो इस वजह से वैसे क्वेश्चंस पे घबराना बिल्कुल। चलिए, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। प्लीज लेट मी नो कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और क्या टॉपिक्स आप जानना चाहते हैं। प्लीज़ लेट मी नो, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो बनाने का। एंड हमारा मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स का सीरीज का पहला वीडियो तो आ ही चुका है ऑफ कोर्स, और भी वीडियोस आर अप एंड कमिंग। हर संडे को आ जाएगा उसका वीडियो। डिस्कॉर्ड पे हम उसके लाइव सेशंस करते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्कॉर्ड का लिंक ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पीस।